ठीक है, अब हम आते हैं आज पीएच कैलकुलेशन पर। पीएच कैलकुलेशन, अब देखो पीएच कैलकुलेशन में हमें केसेस पे ध्यान देना है कि कौन सा केस है और किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई केस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वैसे एसिड जो पानी में 100% डिसोसिएट हो जाए, तो जो लोग पानी में 100% डिसोसिएट हो जाए तो उनको आपको पानी में 100% डिसोसिएट करा देना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वाटर में आप 100% डिसोसिएट करा दोगे। उसके बाद आप H+ से एसिड कैलकुलेट करोगे कि H+ एसिड से कितना प्रोड्यूस हुआ है। एसिड से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करो और एसिड से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते टाइम हम एसिड को पूरी तरीके से डिसोसिएट करेंगे, एसिड को 100% डिसोसिएट कर देंगे। उसके बाद अगर एसिड से प्रोड्यूस होने वाला H+ बहुत ज़्यादा है, एसिड से प्रोड्यूस होने वाला H+ बहुत ज़्यादा है और वाटर से प्रोड्यूस होने वाले H+ के कंपैरिजन में इग्नोरेबल है, तो हम एसिड से प्रोड्यूस होने वाली H+ को कंसिडर करेंगे और वाटर से प्रोड्यूस होने वाली H+ को इग्नोर कर देंगे। तो देखो हम एसिड से H+ कैलकुलेट करेंगे और फिर वाटर से H+ को ज़रा सोचेंगे कि वाटर से आखिर में वाटर से कितना H+ आता है। अगर वाटर से अब आने वाले H+ के कंपैरिजन में एसिड का H+ बहुत ज़्यादा है तो वाटर का H+ इग्नोर कर दोगे। और अगर सर, हाँ सर आपकी स्लाइड कंप्लीट नहीं दिख रही है। तो जूम आउट कर दूं तो बाकी सबको कंप्लीट दिख रही है। हाँ हाँ, अब देखो अगर एसिड से आने वाला H+ वाटर के H+ के कंपेरेबल है, वाटर से भी H+ आता है ये ध्यान रखना है, तो वाटर से H+ के कंपेरेबल है तो हमें वाटर से आने वाले H+ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, एसिड को 100% डिसोसिएट करो, एसिड से आने वाले H+ देख लो और उसको देखो कि वो वाटर से आने वाले H+ के रिलेटिव में कितना है। अगर वो वाटर से आने वाली H+ से बहुत ज़्यादा है तो वाटर से आने वाले H+ इग्नोर नहीं, कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर एसिड से आने वाले H+ कम है और वो वाटर से आने वाले H+ के कंपेरेबल है तो हमें वाटर वाला H+ भी कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए एक एक केस पे आते हैं। सबसे पहला केस है कि 10⁻³ HCl, एक सॉल्यूशन है 10⁻³ HCl एक्वस का और हमें इस सॉल्यूशन का पीएच बताना है। अब बताओ HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl को पूरी तरीके से डिसोसिएट करो, 100% डिसोसिएट करो, तो ये बन जाएगा H+ एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अब देखो अगर HCl की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होती है तो इससे प्रोड्यूस होने वाली H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻³ और Cl माइनस भी 10⁻³ आएगा। अब क्या ये वाटर से आने वाली H+ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है? प्योर वाटर में बताओ, प्योर वाटर में H+ कितना होता है? प्योर वाटर में 298 केल्विन पर H+ कितना होता है? हेलो, अरे प्योर वाटर में 298 केल्विन पे H+ कितना होता है? 10⁻⁷। और अगर हम वाटर में HCl ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए? बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए या फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए? बैकवर्ड। यानी जो वाटर के डिसोसिएशन से H+ आने वाला है वो 10⁻⁷ से भी कम आने वाला है। हाँ है ना? देखो प्योर वाटर में 10⁻⁷ HCl ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो वाटर के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस होने वाला H+ 10⁻⁷ से भी कम हो जाएगा। तो बताओ HCl से H+ आया 10⁻³ और वाटर से H+ आने वाला है 10⁻⁷ से भी कम, तो क्या हम वाटर का H+ कंसिडर करेंगे यहां पर? नहीं। तो H+ नेट कितना कह दोगे? H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी? हाँ ये हो जाएगी 10⁻⁻³। अच्छा, पीएच को कहते हैं कि पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻3, तो ये तो हो गया लॉग 10⁻⁻3 इज -3, तो ये -+3, यानी इस सॉल्यूशन का पीएच विल बी 3।
समझ में आई बात? सर इसे एक और एक्सप्लेन कर। क्या कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? सर मैं अभी ज्वाइन किया था। तो वीडियो देखना। चलिए नेक्स्ट, 10 की पावर -5 MHCl। 10 की पावर -5 MHCl है, तो अब बताओ HCl को पूरी तरीके से डिसोसिएट करें। देखो ये भी केस पिछले केस जैसा ही है। HCl को पूरी तरीके से डिसोसिएट करो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बन जाएगी? हेलो, -5। अच्छा, वाटर से आने वाला H+ अभी कितना होगा? सोच के देखो जरा। हाँ, वाटर से आता है 298 केल्विन पर, वाटर से H+ आता है 10 की पावर -7 m। बट अगर हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो वाटर का जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और ये वैल्यू 10 की पावर -7 से भी कम आने वाली है। तो ये 10 की पावर -5 है और ये 10 की पावर -7 से भी कम आने वाला है। तो हम इसको कंसिडर करें या इग्नोर कर दें? इग्नोर कर दें। तो हम H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी कह सकते हैं? सर 10 की माइनस से कम कैसे आएगा? पीछे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। वाटर में एसिड ऐड करोगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम आ जाएगी। अब देखो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? pH कितना? तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -5, यानी pH विल बी 5। तो सॉल्यूशन बैकवर्ड गया तो फिर इसका मतलब रिएक्शन तो बैकवर्ड गया समझ आ रहा है, पर इसका -7 से कम कैसे आ रहा है? अरे बैकवर्ड जाएगी तो ये H+ और OH- कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे। ये सर बनाएंगे, तो H+ वाटर से आने वाले H+ कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया। कम हो गया। चलिए 10 की पावर -7 MHCl। अब बताओ यहाँ HCl के पूरी तरीके से डिसोसिएशन से कितना H+ आएगा? 10 की पावर -7 और Cl- आएगा 10 की पावर -7। अब देखो 298 केल्विन पे वाटर से, प्योर वाटर में H+ कितना होता है? -7। अब अगर वाटर में हम HCl ऐड करेंगे तो वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वाटर में पहले से H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है, और हमने वो H+ और ऐड कर दिया, तो हमने H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो ये थोड़ा बैकवर्ड जाएगा, हाँ है ना? पर इसकी वैल्यू सोच सकते हैं कि ये 10 की पावर -7 से थोड़ी सी कम होगी, हाँ है ना? और यहां पर H+ कितना है? -7। तो देखो इसका कहेंगे कि ये Kw, और टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप 298 मानोगे, और Kw इज 10 की पावर -14। अभी देखो जैसे ही हम वाटर में HCl ऐड करेंगे, वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी OH- 10 की पावर -7 नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, और वाटर से आने वाला H+ भी 10 की पावर -7 से थोड़ा सा कम होगा। आई बात समझ में? हाँ है ना? अब देखो, अब हम इसको अब दोबारा ऐसे सोच रहे हैं कि मान लो जब हमने H+ की कॉन्सेंट्रेशन एसिड HCl से H+ 10 की पावर -7 m रखा था, जब हमने HCl वाले H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 m रखी थी, तो वाटर डिसोसिएट होके OH- जो बनाया, उस OH- की कॉन्सेंट्रेशन X है, क्योंकि ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। एक बार स्टेप बाय स्टेप समझो। HCl को वाटर में ऐड करोगे तो वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू अभी 10 की पावर -7 के बराबर नहीं होगी, ठीक है? अब मान लो कि हमने माना कि हमने शुरू में HCl लिया था, हेलो, शुरू में मैंने HCl से स्टार्ट किया, मान लो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो HCl से आ रही है वो 10 की पावर -7 है, और अब मैं सोच रहा हूं कि अब वाटर डिसोसिएट कर रहा है। वाटर डिसोसिएट करके मान लो OH- X बनाया, तो डिसोसिएट करके H+ कितना बनाएगा? वाटर डिसोसिएट करके OH- X बना रहा है, तो वाटर डिसोसिएट करके H+ कितना बनाएगा? X बनाएगा। तो OH- की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी?
पहले 10 की पावर -7 थी, HCl से आई हुई 10 की पावर -7 है और वाटर से डिसोसिएट करके आ गई x, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10 की पावर -7 प्लस x। आई बात समझ में? आयो सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। नहीं, पहले ध्यान से सुनो, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। हमने माना कि HCl से H प्लस आया 10 की पावर -7, ठीक है। अब वाटर को भी डिसोसिएट कराया, तो वाटर अगर डिसोसिएट करके OH माइनस प्रोड्यूस किया और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन X प्रोड्यूस हुई, तो H प्लस भी तो X प्रोड्यूस करेगा वाटर, तो H प्लस X वाटर से आ गया और 10 की पावर -7 HCl से आ गया, तो H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 प्लस X और OH माइनस की नेट कॉन्सेंट्रेशन हो गई X। अब देखो Kw को क्या लिखोगे, तो Kw इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। हमें pH बताना है, तो अगर ये X पता चल जाए तो हम pH बता देंगे। अब इस X को पता करने के लिए हम Kw सोच रहे हैं। Kw इज 10 की पावर -14, H प्लस होता है 10 की पावर -7 प्लस X और OH माइनस होता है X के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया X स्क्वायर प्लस 10 की पावर -7X माइनस 10 की पावर -14 इक्वल टू 0। हाँ है ना? यस सर। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -7x माइनस 10 की पावर 14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b माइनस 10 की पावर -7 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 10 की पावर -14 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 14, तो 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2। तो x को कह सकते हैं कि -10 की पावर -7 प्लस माइनस 10 की पावर -7 इंटू √5 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो जरा कि x की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, x तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो x पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहां से हम माइनस को रिमूव कर दें, सो x इज √5 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -7/2। √5 कितना होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना? हेलो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होना चाहिए? ये लगभग 2.25 के आसपास, 2.25 के आसपास आ जाएगा, तो 2.25 माइनस 1 दैट इज 1.25 इंटू 10 की पावर -5/2, और 1.25 को हम 5/4 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 5/8 इंटू 10 की पावर -7। अब देखो H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर -7 प्लस x, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 प्लस 5/8 इंटू 10 की पावर -7, तो ये वैल्यू आ गई 13/5 इंटू 10 की पावर -7। H प्लस नेट आ गया, pH बता सकते हैं? हेलो, H प्लस नेट मिल जाएगा, pH बता सकते हैं? हाँ, pH विल भी कितना? तो pH विल भी 7 माइनस log 13/5 हो जाएगा। अरे हाँ है ना? यस। ये log 13/5 नेगेटिव log ऑफ H प्लस इज pH, तो आप इसका नेगेटिव log लोगे तो नेगेटिव log ऑफ 13/5 और नेगेटिव log ऑफ 10 की पावर -7 इज 7, तो pH आ गया इतना। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कभी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस फ्रॉम एसिड इज लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -6, अगर एसिड से आने वाला H प्लस 10 की पावर -6 से छोटा या इसके बराबर हो, देन हमें वाटर से आने वाला H प्लस कंसिडर करना पड़ेगा। देन कंसिडर H प्लस फ्रॉम वाटर, वाटर से आने वाला H प्लस हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर एसिड से आने वाले H प्लस 10 की पावर -6 से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको वाटर से आने वाली H प्लस को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे यहाँ H+ की वैल्यू 10⁻³ आ रही है, तो वाटर से आने वाली H+ को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है और pH की वैल्यू 3 होगी। वैसे ही इस केस में देखोगे कि एसिड से आने वाले H+ 10⁻7 है, तो ये तो 10⁻6 से छोटा है, तो यहाँ हमें वाटर से आने वाली H+ को कंसिडर करना पड़ेगा। और वाटर से आने वाली H+ को जब कंसिडर करोगे तो ऐसा मान लो कि इससे जितना आया उसको लिख लो और इसके बाद वाटर को डिसोसिएट कराओ। वाटर को डिसोसिएट कराया तो OH- अगर X बना तो H+ भी X और बन जाएगा, तो H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 + X हो गई और इनका प्रोडक्ट Kw के बराबर होगा। और यहाँ से X कैलकुलेट करो, X कैलकुलेट हुआ तो H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन और वहाँ से pH मिल जाएगा। समझ में आया सबको? यस। चलिए अब आते हैं वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स पे। वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, तो अगर कोई एसिड वीक है तो सबसे पहली बात है कि ये एसिड कभी 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अगर एसिड वीक है तो दे विल नॉट बी डिसोसिएटेड 100%, और अगर ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो हमें उसका इक्विलिब्रियम लिखना है। एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो एसिड का हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे। उसके बाद हम उसका अल्फा एज्यूम करेंगे, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज्यूम करेंगे, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा के टर्म में, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा के टर्म में हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। हम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा के टर्म में एसिड से आने वाले H+ को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम K का एक्सप्रेशन लिखेंगे, एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर वहाँ से अल्फा कैलकुलेट करेंगे, और अल्फा कैलकुलेट करके हम वहाँ से H+ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस बार स्टेप्स क्या हैं कि पहले आप वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन लिखो और वहाँ पर अल्फा के टर्म में और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करो। फिर क्या करो, K का एक्सप्रेशन लिखो और वहां से K के एक्सप्रेशन से अल्फा निकालो और अल्फा का यूज करके H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालो और फिर pH निकालो। अच्छा, एक और बात है कि अगर एसिड से आने वाला H+ वाटर के H+ से बहुत कम है, वाटर के H+ से बहुत ज्यादा है, तो वाटर का H+ इग्नोर कर दोगे। और अगर एसिड से आने वाला H+ की वैल्यू 10⁻6 से कम या उसके बराबर होती है, तो इस सिचुएशन में कंसिडर H+ फ्रॉम वाटर ऑल्सो। इस सिचुएशन में आपको वाटर से आने वाला H+ कंसिडर करना है, तो कंसिडर H+ फ्रॉम वाटर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो एसिड से H+ आया है उसी से pH निकाल दोगे, ठीक है। चलिए मान लो एक वीक एसिड है HA और HA की कॉन्सेंट्रेशन Cm है, HA की कॉन्सेंट्रेशन Cm है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है। अब अगर हम HA को डिसोसिएट करें तो HA एक्वस को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये बनाएगा H+ एक्वस एंड A- एक्वस, H+ एक्वस एंड A- एक्वस बना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है। चलो अल्फा मान लिया कि अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया हमने अल्फा है, और H की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है। तो बताओ इसकी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? C minus C alpha. हाँ, इक्विलिब्रियम तक ये कितना डिसोसिएट कर जाएगा? तो C अल्फा डिसोसिएट कर जाएगा और इसकी कांस्टेंट जो बचेगी वो C माइनस C अल्फा हो जाएगी। H+ कितना बन जाएगा? H+ C अल्फा और A माइनस B C अल्फा, हाँ है ना? C minus C alpha कैसे बना? अबे तो कैसा, अगर इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये कितना डिसोसिएट करेगा? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन मतलब जितना कंसंट्रेशन की
पिटेगा तू मेरे हाथों। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो अल्फा इज डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। यही तो बोला। तो कितना डिसोसिएट करेगा मैं ये पूछ रहा हूं। इनिशियल सी था, हाँ सी अल्फा। सी अल्फा तो बचेगा कितना, सी माइनस सी अल्फा। और ये हम कई इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं, कैसे? 5-7 बार देख चुके हैं, फिर भी तू अभी ये बात पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर k कितना लिखोगे, तो k का एक्सप्रेशन आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, अब देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज सी अल्फा, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी है सी अल्फा, और ये है C माइनस सी अल्फा, तो C माइनस सी अल्फा। अब अगर हम यहाँ से C कॉमन ले लिए, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और यहाँ से C कॉमन ले लिए, तो ये C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, हाँ है ना। और ऊपर का एक C और नीचे का एक C कैंसिल कर दें तो ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये C 1 माइनस अल्फा है, तो K की वैल्यू आ जाएगी कि K इज C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, हाँ है ना। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर कभी भी डिसोसिएट करता है कोई एक सब्सटेंस ए, मतलब एच ए डिसोसिएट करता है दो पार्ट में, तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो K विल बी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ हमें K पता होता है, C पता होता है, और हमें अल्फा निकालना है। अल्फा निकाल सकते हैं क्या? K पता है, C पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा निकाल सकते हैं, हाँ है ना। अब देखो K C पता है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकाल सकते हैं। अब देखो एक बात समझो कि K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा। वैसे तो हम अगर बेसिक्स इसको कहें, एग्जैक्टली कहें, तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी चाहिए, बट अगर हम इसमें 1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा बहुत छोटा होता, अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में मानो छोटा होता, तो हम 1 माइनस अल्फा को क्या मान सकते थे? 1 मान सकते थे। 1 और अगर हम 1 मान लेते तो K इक्वल्स टू कितना आ जाता? C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आता? रूट C बाई K, हाँ है ना। रूट K बाई C। तो देखो हमें अल्फा कैलकुलेट करनी है और एजम्पशन भी किस पे लेना है? अल्फा पे, हाँ है ना। आई बात समझ में? हमें अल्फा कैलकुलेट करना है और एजम्पशन भी अल्फा पे लेना है। तो चलो हम मान के चलते हैं कि अल्फा इफ अल्फा इज लेस देन 0.1, अल्फा की वैल्यू 0.1 या 1 से कम होती है, तो आप ये एजम्पशन ले लो कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 1, तो अल्फा की वैल्यू रूट K बाई C आ जाती है। और देखोगे कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम होती है तब हम 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हैं। अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 के बराबर या उससे कम होती है तो अगर हम 1 माइनस अल्फा को 1 मान के भी कैलकुलेट करें, 1 माइनस अल्फा को हम अगर 1 मान के भी कैलकुलेट करें तो इस वैल्यू पे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इस अल्फा की वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट किया, रूट K बाई C आया। अब मान लो, एक बात समझो, हमने ये एजम्पशन माना और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की और ये अल्फा की वैल्यू 0.2 आ गई, तो क्या ये हमारा मानना सही है? क्या ये एजम्पशन सही है या गलत है? हमने ये माना कि अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम होगी तो 1 माइनस अल्फा को 1 पुट कर सकते हैं और 1 पुट करके अल्फा इतना कैलकुलेट करेंगे। बट अगर ये अल्फा कैलकुलेट करने पर 0.2 आ गया तो क्या ये बेसिक एजम्पशन ही सही है या ये एजम्पशन रॉन्ग है? रॉन्ग है। ये एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो देखो हम 1 माइनस अल्फा को 1 मान के अल्फा कैलकुलेट करेंगे और इफ रूट K बाई C इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 m, देन बोल सकते हैं कि देन अल्फा इज
इक्वल टू रूट के बाई सी। तो देखो, एक तो है कि हमें यहां क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी है, दूसरा है कि हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। अब मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या माना, तो हमने ऐसा मान लिया कि अल्फा इज 1 माइनस अल्फा को हमने 1 माना। और ऐसा कब हो सकता है, 1 माइनस अल्फा को 1 कब मान सकते हो, जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम होती है। Yes, sir. तो अगर ये रूट के बाई सी की वैल्यू 0.1 से कम होती है, देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1 इज वैलिड। ये एजम्पशन तब वैलिड रहता है। और अगर मान लो हमने क्वेश्चन, अगर हमने इसको सॉल्व करके देखा, हमने ये माना और इसके बाद अल्फा निकाल के देखा, ये अल्फा की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा आ जाती है, तो ये एजम्पशन ही वैलिड नहीं रहता है। और अगर ये एजम्पशन ही वैलिड नहीं है तो अब आप इसको 1 नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। बट अगर हमने ये एजम्पशन माना और अल्फा के रूट के बाई सी की वैल्यू 0.1 से कम आ गई, तो बहुत अच्छी बात थी, और अल्फा की वैल्यू कह सकते हैं कि वो रूट के बाई सी हो गया। अल्फा की वैल्यू रूट के बाई सी है, तो देखो H प्लस कितना होगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो सी अल्फा के बराबर है, H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये C इंटू रूट के ए बाई सी के बराबर है। अब देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज रूट सी के ए। अच्छा, pH कैसे बताते हो, माइनस लॉग H प्लस। अब माइनस लॉग जब करोगे तो ये माइनस लॉग C इंटू के का स्क्वायर रूट है ना। Yes, sir. अब स्क्वायर रूट को पावर हाफ है तो उसको बाहर कर दो। नेगेटिव लॉग ऑफ के को क्या कहोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए और नेगेटिव लॉग ऑफ सी। नेगेटिव लॉग ऑफ के को क्या कह सकते हो, पी के ए। ये तो एक कांस्टेंट है, इसको कह देंगे पी के ए, और पी के ए माइनस लॉग सी। तो ये देखो, वीक एसिड के केस में पीएच कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला बनता है, और इस फॉर्मूले को यूज करने की कंडीशन है कि के बाई सी की वैल्यू का रूट 0.1 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.1। अगर ऐसा होता है तो पीएच आप इस फॉर्मूले से यूज निकालोगे, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें, अगर हम केवल एसिड का HA का सोल्यूशन लेंगे तो उसमें H प्लस और A माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या आएंगी, जितना H प्लस एसिड से आया उतना ही A माइनस एसिड से आएगा, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो जाएगी। और एजम्पशन हमने माना है कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये तभी वैलिड है जब अल्फा की वैल्यू यानी रूट के बाई सी की वैल्यू 0.1 से कम आ गई, और रूट के बाई सी की वैल्यू 0.1 से कम आ गई तो पीएच आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर रूट के बाई सी की वैल्यू, इफ रूट के बाई सी इज ग्रेटर देन 0.1, अब क्या करें, क्या करोगे, Quadratic solve. हाँ, बहुत बढ़िया, सॉल्व क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, अल्फा निकालेंगे और अल्फा निकालोगे और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे कि H प्लस इज सी अल्फा, और H प्लस मिल जाएगा तो वहां से पीएच बता दोगे। आई बात समझ में? Excuse me, sir. सर ये सेकंड लास्ट स्टेप कैसे आया सर, एक और बार बता दीजिए। ये वाला सर इसके ऊपर वाला। ये वाला यस सर। अरे लॉग रूट के सी बाई के है ना, यस सर। सी बाई के को क्या लिखो, सी बाई के की पावर हाफ लिख सकते हो, यस सर। सबकी पावर हाफ। और यस सर। अगर ऐसा रहे कि लॉग एक्स बाई वाई का अंडर रूट, तो हम इसको लिखेंगे हाफ या माइनस हटा दो, प्लस कर दो, हाफ लॉग एक्स इंटू वाई लिखोगे, यस सर। और उसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हो। यस। और माइनस है तो माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई।
ठीक है। ओके सर, यस। एक क्वेश्चन करते हैं, सही है। pH ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड एंड K की वैल्यू मेंशन है 10 की पावर -5। तो बताइए सबसे पहला काम क्या करें, यहां पर क्या करें? रूट के बाई सी चेक करो। नहीं अल्फा नहीं कहो उसको कहो रूट के बाई सी। अगर वो 0.1 से कम या उसके बराबर आया तब उसको कहोगे कि वो अल्फा है। वैल्यू देखो कितनी आ रही, 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -1, यानी कितना आ गया ये 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट, यानी ये तो हो गया 10 की पावर -2, हाँ है ना? यस सर। अब इसको अल्फा बोल सकते हैं। यस सर। हाँ ये 0.1 से कम आ रहा है तो इसको अल्फा बोल सकते हो। अब अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -2 है तो H प्लस कितना हो जाएगा? H प्लस कितना? H प्लस तो C अल्फा होता है, तो ये C अल्फा यानी 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2, यानी ये तो आ गया 10 की पावर -3, हाँ है ना? अब H प्लस मिल गया तो pH कितना बता दोगे? तो pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -3, यानी ये तो आ गया कितना 3। अगर आपको फॉर्मूला स्पेसिफिक जाना है कि हमने इसकी वैल्यू चेक करी कि ये 0.1 से कम है और आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज करो कि pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग C। pKa कितना है? तो देखो K की वैल्यू 10 की पावर -5 है, तो pKa कितना 5। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज pKa, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -5, तो वो -5 इंटू -1 दैट इज 5, तो pKa की वैल्यू 5 हो गई और माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1 कितना हो गया? ये -1 और माइनस माइनस प्लस, ये 10 की पावर -1 का लॉग -1 और ये माइनस प्लस 5 + 1 6/2, यानी यहाँ से भी pH 3 ही आ जाएगा। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और बेसिक अल्फा निकाल लिया तो H प्लस निकाल लो और वहाँ से भी pH निकाल सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए 10 की पावर -4 m एसिटिक एसिड और K वही है, K इज 10 की पावर -5। बताओ क्या रूट के बाई सी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, कितनी? 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -4 कितनी होगी? रूट ऑफ 10 की पावर -1, रूट ऑफ 10 की पावर -1। क्या करें इसको? ये वैल्यू 0.1 से ज्यादा है या 0.1 से कम है? ये वैल्यू देखो, इसको हम 10 की 0.1 लिख सकते हैं। यस ये वैल्यू 0.1। अब बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? 0.1 से ज्यादा होगी या 0.1 से कम होगी? कम होगी। अच्छा इसको हम 1/√10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10/√10 लिख सकते हो, हाँ ना? √10 की वैल्यू लगभग पाई के बराबर होती है। √10 की वैल्यू कितनी? पाई, लगभग पाई के बराबर, और ये लगभग पाई के बराबर है तो यहाँ वैल्यू क्या कहोगे? ये लगभग 0.3 के आसपास आएगा। सर √10/10 होना चाहिए। रूट अच्छा हाँ √10/10 सॉरी √10/10 और √10/10 की वैल्यू लगभग कितनी? तो 3.14 पाई के बराबर होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 के बराबर। अरे हाँ है ना? यस तो ये वैल्यू आ जाती है 0.3 के बराबर। तो क्या इसको अल्फा कहना चाहिए? नो सर। नहीं। तो √k/c की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 आ रही है। अब हमें यहीं पे देख लेना है कि ये 0.1 से ज़्यादा आ रही है। अभी 0.1 से ज़्यादा आ रही है तो भाई ये अल्फा नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा? क्या कर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा।
तो क्वाड्रेटिक पहले तो लिखो एक्सप्रेशन भी याद रखो कि k इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। k की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 और c की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो 10 की पावर माइनस 5 को 1 अपॉन कर दो तो ये 1 अपॉन 10 की पावर 5 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes. और उसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 अल्फा स्क्वायर, 10 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, सो 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन जाएगी। Yes, sir. अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, माइनस अल्फा की वैल्यू तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 10 माइनस 1 दैट इज 40 अपॉन 20। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां दो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जो माइनस है उसको इग्नोर किया, ये हो गया रूट 41 माइनस 1 बाई 20। रूट 41 कितना होना चाहिए? 6.4. हाँ, वैल्यू लगभग 6.4 आती है, तो 6.4 माइनस 1 अपॉन 20, तो ये 5.4 डिवाइड बाई 20 दैट इज 0.27। अब ध्यान से समझो, ये क्वाड्रेटिक यहाँ बहुत बार आएगी। 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 या 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, ये बहुत बार आएगी और इसका रूट ही होता है 0.27। इसका पॉजिटिव रूट इज 0.27, तो याद रखो 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसका रूट है 0.27, तो ये रूट अल्फा मिल गया, और अल्फा मिल गया तो हम h प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कहेंगे? सी अल्फा, सी अल्फा, और ये हो जाएगा 0.27 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 27 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, हाँ ना? ये बताओ 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा है या कम है? हेलो, 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो हम यहां पर वाटर से आने वाले H प्लस इग्नोर कर देंगे, और pH विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 27 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 27 और नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 6। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, Yes. तो ये माइनस 3 लॉग 3 की वैल्यू 0.48 प्लस 6, तो ये 6 माइनस 1.44 दैट इज 4.56, तो pH की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4.56। समझ में आया? सर हाँ, आपने कहा आपने भी ये पॉइंट के बाद से आपने क्या कहा था कि 27 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 10 माइनस 6। उसके अंदर आपने एक पॉइंट कहा था कि हम लोग इसका वाटर का H प्लस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एसिड से आने वाले H प्लस जब 10 की पावर माइनस 6 से ज़्यादा होता है, तो वाटर से आने वाले H प्लस इग्नोर कर देंगे, और यहीं से जो H प्लस आ रहा है उसी से pH कैलकुलेट करोगे, तो pH विल बी 4.56। ठीक है, अब देखो अगर वीक बेस का भी प्रॉब्लम आ जाए, वीक बेस है, अब अगर वीक बेस है तो क्या होगा? मान लो वीक बेस BOH है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है Cm, और इसका K भी मेंशन होगा, बेस है तो, हाँ ना? हेलो, अब देखो इस वीक बेस को जब इस वीक बेस को भी आयनाइज करोगे, तो जैसे BOH होगा तो ये भी आयनाइज होके OH माइनस और B प्लस प्रोड्यूस करेगा, हाँ ना? इसको C मानोगे तो ये C माइनस C अल्फा लिखोगे, ये C अल्फा और ये C अल्फा। फिर उसके केस में KB का एक्सप्रेशन लिखोगे कि वो C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा होगा, और फिर अप्रोक्सीमेशन लोगे, और अगर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा तो pH की बजाय वहां पर तुम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताओगे, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताओगे तो pH की बजाय pOH कैलकुलेट करोगे। तो फॉर्मूला यही ऐसा ही बनना चाहिए, बस क्या हो जाएगा,
एक की जगह के बी आ जाएगा। POH इक्वल्स टू हाफ PKB माइनस ऑक्सी, हाँ है ना। यस सर। तो वीक बेस के केस में आपको POH निकाल लेना है इसी फॉर्मूले से। देखो एकदम बस एक ही फॉर्मूला है, एसिड तो एसिड A और एसिड से H प्लस तो PH, बेस तो B और यहाँ OH माइनस आएगा तो POH। और इसमें भी देखना है कि रूट KB/C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 0.1 के कम या उसके बराबर होनी चाहिए। और अगर रूट KB/C इज ग्रेटर देन 0.1 तो क्या करेंगे, क्या हाँ, KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अल्फा निकालेंगे और अल्फा से क्या निकालेंगे, H प्लस OH माइनस। OH माइनस यहां पर कितना होगा इस बार, C अल्फा, और C अल्फा से OH माइनस मिल गया। अब OH माइनस से क्या बताओगे, POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, हाँ है ना, पक्का। अच्छा PH प्लस POH कितना होता है, PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है, PKW। तो अगर आपको POH पता चल जाए तो PH PKW में से माइनस करके बता सकते हैं, हाँ है ना। या अगर OH माइनस पता है तो OH माइनस और H प्लस का प्रोडक्ट किसके बराबर, KW के बराबर। तो OH माइनस पता है तो H प्लस बता दोगे और H प्लस पता चल गया तो डायरेक्ट PH निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक वीक बेस वाली प्रॉब्लम करते हैं। BOH नाम का एक वीक बेस है, KB इज 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 7m। सबसे पहले pH कैलकुलेट करना है, pH ऑफ 0.1m, 0.1m सोल्यूशन का pH बताइए। अब देख लो, हम ऐसे ही देख के भी बता सकते हैं कि KB की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1m है, तो रूट KB/C की वैल्यू बताओ 0.1 से कम आएगी या ज्यादा आएगी, कम आएगी। तो रूट KB/C कितना हो गया, 10 की पावर माइनस कितना हुआ ये, 10 की पावर माइनस 3, हाँ है ना। और अल्फा 10 की पावर माइनस 3 हो गया तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो 0.2 C अल्फा, यानी ये तो हो गया 10 की पावर माइनस 4। OH माइनस 10 की पावर माइनस 4 है तो H प्लस इंटू OH माइनस KW के बराबर होता है। और देखो अगर आपको टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो KW की वैल्यू हमेशा 10 की पावर माइनस 14 मिलेगी। टेम्परेचर मान लो कि 298 है और KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 मिलेगी। तो अब यहां से H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, H प्लस कितना आ गया, 10 की पावर माइनस, और PH कितना हो जाएगा 10, PH की वैल्यू 10 आ गई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम यहां पे बता सकते हैं। चलिए अगर 10 की पावर माइनस 4m BOH का सॉल्यूशन हो और KB की वैल्यू भी 10 की पावर माइनस 4 हो, आप बताओ pH बताओ। KB/C की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अल्फा 1 हम मान गए क्या, नो सर, नहीं, क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा ही बनेगा। और KB की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 और C की वैल्यू भी 10 की पावर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। अब देखो ये क्या हो रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, हाँ है ना।
ये भी क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बार अपीयर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और इसका रूट होता है 0.625। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, इसका रूट आ जाएगा कि अल्फा इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac दैट इज प्लस 4/2। इसमें अल्फा की वैल्यू देखोगे, माइनस को इग्नोर करो, माइनस नहीं हो सकता तो माइनस वाला रूट छोड़ दो, तो ये 5 माइनस 1/2। रूट 5 अप्रॉक्सीमेटली 2.25 के आसपास होता है। -1 किया 2.25 -1 तो ये 1.25 हो गया, और 1.25/2 1.25 को हम 0.625 लिख सकते हैं, हाँ है ना? हेलो, 1.25/2 या हम इसको 5/8 भी लिख सकते हैं। 1.25 इज 5/4 तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5/8। अब अल्फा 5/8 आ गया तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो, सॉरी बेस है तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन देखो, OH- की कॉन्सेंट्रेशन विल बी C अल्फा। हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व की और अल्फा निकाला। अब देखो इसको याद रखियो, एज इट इज याद रखियो कि यहाँ पर रूट की वैल्यू 0.625 या फ्रैक्शन में 5/8 आ जाती है, तो ये 5/8 है और अल्फा 5/8 है। BOH की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 है तो OH- इज 5/8 इंटू 10⁻⁻4। POH निकालियो तो POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 5/8 इंटू 10⁻⁻4, तो ये POH की वैल्यू आ गई 4 माइनस लॉग 5/8। सही है? अब pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको 14 से माइनस कर दें, हाँ है ना? pKw माइनस POH कर दें, और pKw की वैल्यू 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 4 माइनस लॉग 5/8, तो ये आ जाएगा 10 प्लस pH इज 10 प्लस लॉग 5/8। log 5 इज 0.7 और log 8 इज 0.9। log 8 2 का क्यूब, हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो 9.8 आ गया pH। ठीक है, तो बेस का pH हो जाएगा, इस बेसिक सॉल्यूशन का pH विल बी 9.8। समझ में आ गया? तो देखो काम वही करना है, बेस हो, फॉर्मूला वही, और अगर क्वाड्रेटिक, अगर अल्फा की वैल्यू मतलब kb/c रूट kb/c एकदम आ गया 0.1 से कम, तो जो एजम्पशन है वो वैलिड है, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो। अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, अल्फा निकाल लो। दो क्वाड्रेटिक्स को याद रखना है, इसका रूट 0.625 और इस क्वाड्रेटिक का रूट जो बना, इस क्वाड्रेटिक का रूट आता है 0.27। ये दोनों क्वाड्रेटिक बहुत बार आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स की। पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक का यहाँ मतलब होता है कि ऐसा एसिड जो जिसके एक मॉलिक्यूल से एक से ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करे। तो पॉलीप्रोटिक एसिड हम उसको कह सकते हैं कि वो एसिड जो प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसेस मोर देन 1 H+, प्रोड्यूसेस मोर देन 1 H+, produces more than 1 H+ from one molecule of acid. एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक से ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करे, हम उसको कहेंगे कि वो पॉलीप्रोटिक एसिड है। जैसे H2S3PO4 कैसा है, पॉलीप्रोटिक है या मोनोप्रोटिक है? पॉलीप्रोटिक है। हाँ, पॉलीप्रोटिक है। H3PO3 कैसा है? ये भी पॉलीप्रोटिक है। H3PO2 कैसा है? हाँ, ये मोनोप्रोटिक है, ये इस कैटेगरी में नहीं आता।
ये कैसा है, मोनो है, डाई है या ट्राई है? तो ये ट्राई प्रोटिक है, ये डाई प्रोटिक है ना। तो ये ट्राई है और ये डाई प्रोटिक है। अब देखो पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक तो हो और साथ में वीक एसिड हो, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। अब देखो पॉलीप्रोटिक है और साथ ही साथ में वीक एसिड है। जैसे मान लो एक H3A नाम का H3A एक एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड से स्टार्ट किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ली मैंने Cm है। अब ये ट्राइप्रोटिक एसिड है तो ये 3 डिसोसिएशन होगा, है ना। फर्स्ट डिसोसिएशन में मान लो H3A एक्वस जो है ये फर्स्ट डिसोसिएट होके H प्लस एक्वस और H2A माइनस एक्वस प्रोड्यूस करता है। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं कह रहा हूं कि ये Ka1 है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कह रहा हूं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है। ठीक है, आई बात समझ में? है ना? यस सर। अब बताओ H प्लस कितना बनेगा? अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो ये कितना कितना कंज्यूम हो जाएगा? C अल्फा 1 बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा। हाँ, H प्लस बनेगा C अल्फा 1 और ये बनेगा C अल्फा 1। अब क्या ये H2A माइनस भी फर्दर डिसोसिएट करेगा? यस सर। तो ये भी फर्दर डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करेगा तो और भी ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस होगा, हाँ ना। यस सर। अच्छा, H2A माइनस डिसोसिएट किया और डिसोसिएट होके H प्लस बना रहा है और साथ में बनाएगा HA माइनस 2 आयन। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने मान लिया कि ये Ka2 है, ये एसिड का सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है और इसमें इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 होता है। अब जरा कॉन्सेंट्रेशन देखो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 1 है और सॉरी HA माइनस 2 की H2A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा 1 है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? H प्लस कितना है? C अल्फा अभी कितना है? तो C अल्फा 1 है। अच्छा, अब अगर ये भी डिसोसिएट करेगा, H2A माइनस भी डिसोसिएट करेगा और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 होता है और मैं इसको मान लेता हूं कि ये वैल्यू A के बराबर है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू A के बराबर है, तो ये बताओ ये कितना डिसोसिएट कर जाएगा? A अल्फा C अल्फा 1 C अल्फा 2। हाँ, मतलब A अल्फा डिसोसिएट करेगा और A अल्फा को मैं इतना पुट कर दूं C अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये बचेगा कितना? तो C अल्फा 1 और C अल्फा 1 अल्फा 2 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? सर रिपीट अल्फा 1 अल्फा 2 वाला रिपीट करिए। देखो C अल्फा 1 को चलो तुम A मान लो, अभी कितना कंज्यूम होगा? C अल्फा 1। अरे A के टर्म में A अल्फा 2 कंज्यूम होगा था, ये A कंज्यूम हो जाएगा A अल्फा 2, कितना बचेगा? माइनस A अल्फा 2। A माइनस A अल्फा 2 और A को पुट कर दो C अल्फा 1, तो C अल्फा 1 इंटू C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 A इंटू अल्फा 2 होगा। अरे हाँ है ना। यस सर, होगा। अब ये इतना कंज्यूम हो गया, इसको यहां से भी कंज्यूम करा दो क्योंकि ये दोनों जगह ही माइनस कर देना चाहिए। अब बताओ H प्लस और कितना बन जाएगा? C अल्फा 1 अल्फा 2। C अल्फा 1 तो पहले से था और C अल्फा 1 अल्फा 2 और बन जाएगा और ये बन जाएगा C अल्फा 1 अल्फा 2 और यहां पर भी ऐड कर दो, यहां पर भी ऐड कर दो कि ये C अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर हो गया। अब क्या HA माइनस 2 भी डिसोसिएट करेगा? यस सर। चलो इसको भी डिसोसिएट कराओ। HA माइनस 2 एक्वस ये भी डिसोसिएट करेगा
और डिसोसिएट होके बनाएगा ये H प्लस एक्वस और A-3 एक्वस। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट K माना और K3 और इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया अल्फा 3। इनिशियली मतलब डिसोसिएशन से जो Ha-2 प्रोड्यूस हुआ है वो है C अल्फा 1 अल्फा 2। ये प्रोड्यूस हुआ है C अल्फा 1 अल्फा 2। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो बताओ इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा 3 है, तो ये कितना कंज्यूम हो जाएगा? सी अल्फा 1 अल्फा 3 बचेगा कितना? तो इतना बचेगा क्या? Yes, sir. यस सर। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि C अल्फा 1 अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 बचेगा। Yes, sir. चलो इसको यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो कि ये 1 माइनस अल्फा 3 बचेगा, कंज्यूम हो गया। H प्लस पहले से कितना था, तो ये इतना आ रहा है C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2 और H प्लस कितना बन जाएगा? C alpha 1 alpha 2 alpha 3. हाँ, तो C अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 हो जाएगा क्या? यस और बन जाएगा C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो ये ऐसा सोचियो कि ये बन जाएगा ये, और इसमें जोड़ दिया हमने C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और फिर हमने C अल्फा 1 कॉमन लिया, तो यहाँ से 1, यहाँ से अल्फा 2 और दूसरे टर्म से अल्फा 2 अल्फा 3 बन जाएगा। A3 माइनस कितना हो जाएगा? A3 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, अब देखो H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाएगी, हर जगह यही कॉन्सेंट्रेशन कर दें। H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन हर जगह यही कर दें, तो ये हो जाएगी C अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3। यहाँ पर भी C अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि K1 K2 और K3, K1 K2 और K3, अब ये बताओ तीनों वैल्यूज कैसी होंगी? सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, 1, 2 या 3? तो सोचो कि जब पहला डिसोसिएशन हुआ तो ये न्यूट्रल था और न्यूट्रल से इसने H+ प्रोड्यूस किया, हाँ है ना। सेकेंड डिसोसिएशन जब हुआ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और नेगेटिवली चार्ज से H+ प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से H+ यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से अगर प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बताओ मुझे कि यहाँ H+ का निकलना आसान हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल। H+ का निकलना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। H+ का निकलना यहाँ मुश्किल होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है। H+ का निकलना यहाँ मुश्किल होने वाला है। तो ये बताओ ये ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा या ये ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा? ऊपर वाला, यानी K1 ज़्यादा होगा, K2 कम होगा। K3 के बारे में कमेंट करो। सर और कम होगा। ये तो तो देखोगे कि K1 K2 से काफ़ी ज़्यादा होता है और K2 जो है ये K3 से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 1 जो है वो 2 से ज़्यादा है, 2 जो है वो 3 से ज़्यादा है। और अब अल्फा पे कमेंट करो। ये ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा फॉरवर्ड जा रहा है तो ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा और ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो इसका अल्फा ज़्यादा होगा, इसका अल्फा कम होगा और इसका अल्फा सबसे कम होगा। यानी अल्फा 1 से छोटा होगा अल्फा 2 और अल्फा 2 से काफ़ी छोटा होगा अल्फा 3। हाँ है ना। अब देखो हम 1 प्लस अल्फा 2 को क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस माइनस अल्फा 2, क्या ये 1 ही कहा जा सकता है? यस सर। ये बात समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि अल्फा 1 वीक है,
वीक एसिड है तो अल्फा 1 काफी छोटा होगा, तो अल्फा 2 तो और काफी छोटा हो जाएगा, और काफी छोटा हो जाएगा, तो आप 1 प्लस अल्फा कहो या 1 माइनस अल्फा कहो, आप उसको 1 ले सकते हो, हाँ ना। ये पॉइंट प्लीज वापस से रिपीट कर दीजिए। तू थोड़ा सा धीरज रखा कर, बीच में मत टोका कर। अल्फा 1 पहले ही बहुत छोटा है, अल्फा 1 वीक एसिड की बात कर रहे हो तो वीक एसिड है तो अल्फा 1 की वैल्यू कम है, तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1 से थोड़ा कम या बहुत कम, बहुत कम। तो अगर ये बहुत कम होगा तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको कंसिडर करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फा 2 को आप 1 ले सकते हो, 1 माइनस अल्फा 2 को भी 1 ले सकते हो। अच्छा ये बताओ 1 प्लस अल्फा 3 को क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा 3 तो और भी ज्यादा छोटा आ जाएगा, अल्फा 3 तो इससे भी छोटा है, तो अल्फा 3 का एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप 1 ही पुट कर सकते हो, हाँ है ना। चलिए अब देखो जरा, हम इसको क्या करें, इसको ये पहला डिसोसिएशन से अब हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, तो देखो H प्लस की एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, तो 1 प्लस अल्फा 2 को कितना पोयोगे 1, और अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 ये और छोटा हो जाएगा क्या, यस सर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा 1, हाँ ये हो गया C अल्फा 1, यानी H प्लस कहां से आ रहा है, पहले डिसोसिएशन से, दूसरे से या तीसरे से, हाँ H प्लस मेनली फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन, मेनली फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन। H प्लस देखो केवल पहले डिसोसिएशन से ही आ रहा है ना। अब देखो H2A माइनस, देखो H2A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखो जरा, ये C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2 है ना। यस सर। इसको कह सकते हैं कि C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 है, क्या हम इसको भी C अल्फा 1 कह सकते हैं, यस सर, हाँ है ना। यस। तो ये भी आ गया C अल्फा 1, यानी हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि H3A डिसोसिएट किया, ये कॉन्सेंट्रेशन थी C, ये हो गए C माइनस C अल्फा 1, या कह सकते हैं कि ये C 1 माइनस अल्फा 1, और जो H प्लस आएगा और जो H2A माइनस आएगा ये दोनों हो जाएंगे C अल्फा 1, और ये भी हो जाएगा C अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। तो केवल पहले डिसोसिएशन, यानी पीएच कैलकुलेशन में हम क्या माने कि H प्लस मेनली पहले से आ रहा है, हाँ है ना। H प्लस कहां से आया है, केवल पहले से आया है, तो H प्लस की वैल्यू अगर C अल्फा 1 मानते हो तो HA माइनस 2 की भी तो C अल्फा 1 हो गई, तो K1 कितना हो जाएगा, K1 कितना C अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 क्या, यस सर। हाँ है ना। और पीएच अगर निकालना हो तो इफ रूट K बाई C K1 बाई C इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 देन पीएच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये पूरा वीक मोनोप्रोटिक एसिड का ही तो केस जैसा लग रहा है, हाँ है ना। ऐसा तो है कि ये बाकी H डिसोसिएट हो रहे हैं पर इनसे H प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इनको मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये केस कैसा लग रहा है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, हाँ है ना। तो पीएच अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो पीएच इज हाफ pKa माइनस log C, हाँ है ना। और सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक एंजॉय करोगे, अल्फा निकालोगे और पीएच कैलकुलेट करोगे, आई बात समझ में। तो वीक पॉलीप्रोटिक केस में चाहे डाईप्रोटिक आए चाहे ट्राईप्रोटिक आए, अगर वो वीक पॉलीप्रोटिक है तो केवल फर्स्ट डिसोसिएशन से ही पीएच कैलकुलेट हो जाएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन से ही H प्लस आएगा, तो केवल फर्स्ट डिसोसिएशन को ही कंसिडर करके पीएच कैलकुलेट कर लो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो अगर केवल पीएच का सवाल आता है
तो आप चाहे वीक पॉलीप्रोटिक हो चाहे वीक मोनोप्रोटिक हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम कंडीशन सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ pKa1 लोगे और यहाँ Ka1 लोगे और चेक करोगे, अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, अल्फा निकाल लो और H+ निकाल लो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर तुम्हें आए कि अब बाकी के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट करने को कहा जाए, जैसे H+ और H2A- तो कैलकुलेट कर लिया, तुम्हें कहा जाए कि HA-2 कैलकुलेट करो। अब देखो सेकंड डिसोसिएशन को एक बार फिर से देखो, H2A- एक्वस ये डिसोसिएट होके H+ एक्वस एंड HA-2 बना रहा है, हाँ है ना। H+ की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी मानी है इक्विलिब्रियम पर, तो H+ इज तो C-α1 है, हाँ है ना, और H2A- भी C-α1 है, और HA-2 C-α1 α2 कहाँ गया, HA-2 इज C-α1 α2 इंटू 1 - α3 है, हाँ है ना। हेलो, तो ये है C-α1 α2 इंटू 1 - α3। अब ये 1 - α3 को क्या मानोगे, 1, तो ये कितना हो गया C-α1 α2। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2। अब एक मजेदार चीज दिखेगी कि Ka2 कितना, तो Ka2 इज H+ इंटू HA-2 अपॉन H2A-। H+ और H2A- दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है क्या, यस सर। तो काट दो दोनों को। HA-2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, Ka2 के बराबर, तो Ka2 इज HA-2। Ka2 को लिख दोगे कि ये C-α1 α2 है, तो ये आ जाएगा Ka2, और यहां से α2 बता सकते हो कि ये Ka2 अपॉन C-α1 के बराबर है। C-α1 को अगेन क्या कह सकते हो, C-α1 क्या है, H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो Ka2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ये H+ कैंसिल करके हम C-α1 को दोबारा H+ पुट कर रहे हैं, तो यहां से α2 भी निकाल सकते हैं और Ka2 भी निकाल सकते हैं, हाँ है ना। अब देखो तीसरा डिसोसिएशन है कि HA-2 एक्वस डिसोसिएट होके H+ एक्वस और A-3 एक्वस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka3 है। HA-2 एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन हमने लिख दी है कि ये तो आ गया है Ka के बराबर, Ka2 के बराबर आया है, यस। और H+ की कॉन्सेंट्रेशन C-α1, और ये हो जाता है C-α1 α2 α3, हाँ है ना। तो देखो K3 इज C-α1 यानी H+ इंटू A-3 अपॉन K2, तो A-3 की कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं कि ये Ka3 इंटू K2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के बराबर है, हाँ है ना, है। और H+, अब चाहो तो यहां से C-α1 α2 α3, तो यहां इक्वल्स टू Ka3 इंटू K2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, यहां से α3 भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। pH ऑफ, हाँ,
तो ये लास्ट इक्वेशन बनी थी h a की पावर 2 माइनस और जो इक्वेशन में h प्लस और a की पावर 3 माइनस, तो ये ज़्यादातर बैकवर्ड जाना चाहिए ना। For 0.1 m H2S, find concentration of S minus 2 HS minus H plus pH if Ka1 is 10 की पावर minus 7 and Ka2 is 10 की पावर minus 10। चलिए फटाफट ट्राई करिए। हो गया? अल्फा 1 कितना आ रहा है? अरे अल्फा 1 एजम्पशन वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 10 की पावर माइनस 1, ये देखो 10 की पावर माइनस 3 आ गया। एजम्पशन तो वैलिड है। अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस 3। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C अल्फा 1, यानी ये तो हो गया 10 की पावर माइनस 4। pH कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, जितना H प्लस बनेगा उतना ही तो HS माइनस भी बनेगा। जब H2S डिसोसिएट करेगा तो जितना H प्लस बनेगा उतना ही HS माइनस बनेगा, है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितना होना चाहिए? हाँ, ये H प्लस के लगभग बराबर ही होना चाहिए और ये भी होना चाहिए 10 की पावर माइनस 4। आप देखिए नेक्स्ट पार्ट, तीसरा हमें S माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। अब S माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताओगे? हाँ, अब हमें S माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब HS माइनस को डिसोसिएट कराना पड़ेगा और ये डिसोसिएट करके H प्लस और S माइनस 2 देता है और इसके क्रम कांस्टेंट को कहते हैं कि ये Ka2 के बराबर है। HS माइनस है 10 की पावर माइनस 4, H प्लस B है 10 की पावर माइनस 4, हाँ है ना? तो Ka2, अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम वैसे करेंगे तो ये बन जाएगा C अल्फा 1, हाँ है ना? और ये कितना बने, ये डिसोसिएट करेगा तो ये कितना बन जाएगा? C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। तो ये हो जाएगा K2 इज 10 की पावर माइनस 4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 4। ये देखो S माइनस 2 भी कितना आ गया? K2 के बराबर, और K2 की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर माइनस 7, सॉरी 10 की पावर माइनस 10। अब अगर सल्फाइड अल्फा 2 पूछा जाए कि अल्फा 2 कितना है, तो इसको लिख सकते हैं C अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10। तो अल्फा 2 इज 10 की पावर माइनस 10 अपॉन C अल्फा 1। H प्लस इक्वल्स टू C अल्फा 1, ये तो 10 की पावर माइनस 4 आ गया है। तो अल्फा 2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 10 की पावर माइनस 6 आ रही है। अल्फा 2 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो हमने अल्फा 2 को इग्नोर करके बहुत अच्छा किया। हमने अल्फा 2 को इग्नोर करके बहुत अच्छा किया। अगर हम अल्फा 2 को कंसिडर करते तो अल्फा 2 को कंसिडर करने से कोई वैल्यूज़ पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैथमेटिकली चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती। आई बात समझ में? हेलो? हाँ, अल्फा 2 को अगर हम कंसिडर कर रहे थे तो मैथमेटिकली चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती। ठीक है, तो अल्फा 2 को कंसिडर नहीं किया तो ये बहुत अच्छा किया। अब देखो तो इस तरीके से हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स का केस कर सकते हैं। चलिए अब एक बात करते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड्स की। मिक्सचर ऑफ एसिड्स, सबसे पहली बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दो एसिड्स हैं
और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जैसे हमने ये लिया एक 100 ml 0.2 m HCl और 100 ml 0.2 m 400 ml 0.1 m HCl और इनको मिक्स किया और मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया। ये फाइनल सॉल्यूशन में आपको पीएच बताना है। पीएच कितना होगा, क्या करें, क्या करना चाहिए? हेलो सर मिली मोल्स फाइंड करके सर उससे H प्लस के मोल्स आ जाएंगे मिली सीधा। अरे दोनों ये क्या क्या कर रहे हैं, दोनों सेम सॉल्यूट के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, हाँ है ना? देखो जब भी कभी सेम सॉल्यूट के सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, सेम सॉल्यूट के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो फाइनल मोलैरिटी बता सकते हो कि ये M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1V1 के बराबर है, अपॉन V1 प्लस V2 के बराबर है। ये देखा है मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, हाँ है ना? यहाँ के मिलीमोल क्या कहोगे, M1V1, यहाँ के मिलीमोल कहोगे M2V2, तो HCl के टोटल मिलीमोल हो जाएंगे M1V1 प्लस M2V2। यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का वॉल्यूम V2, V1 V2, तो ये कितना हो गया V1 प्लस V2। तो फाइनल मोलैरिटी निकालियो। अब देखो फाइनल मोलैरिटी आप क्या करो कि फाइनल मोलैरिटी हमेशा H प्लस के निकाल लिया करो, या फाइनल मोलैरिटी हमेशा OH माइनस के निकाल लिया करो। H प्लस या OH माइनस का निकालो तो H प्लस की फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, देखो ज़रा, सेम यही रहेगी, यही रहेगी 0.2 इंटू 20 या 100 यानी 20 मिलीमोल, ये आ गया 400 इंटू 0.1 यानी 40, और 100 प्लस 400 दैट इज 500, ये वैल्यू आ गई कितनी 80/500, 80/500 यानी कितना, ये तो 1.6 m आ गई, सॉरी 60/500, तो ये वैल्यू आ गई 0.12 m, हाँ है ना? हेलो, तो ये 20, ये आ गया 40, तो 60/500, तो आप इसको 6/550 भी लिख सकते हैं, और ये आ गया 0.12 m। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.12 m, तो pH कितना हो जाना चाहिए, तो pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 0.12, तो pH बता सकते हैं कि pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 12/100, या हमारे पास फ्रैक्शन में ही है कि 6/50, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 6/50 कर दो, हो जाएगा। हेलो, 6/50, या आप इसको 12/100 करके भी निकाल सकते हो। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा एक नए टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने दो सॉल्यूशन मिक्स किया, क्या कौन सा, तो V1 लीटर ऑफ pH is equal to 1 is mixed with 2V1 liter of pH equal to 2 solution. Find pH of final solution. फाइनल सॉल्यूशन का pH बताइए। चलिए ट्राई करिए, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। हाँ, हो गया, ट्राई किया इसको, कैसे ट्राई किया? 2 minus log 2 कैसे अटेम्प्ट कैसे किया? pH से H प्लस मोल्स निकाल लिए। हाँ देखो, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका pH 1 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी,
H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोलोगे? 10⁻⁻1. 10 की पावर -1. pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+, और ये वैल्यू अगर 1 के बराबर है +1, तो नेगेटिव को उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा. सो H+ की वैल्यू 10 की पावर -1 आ गई. दूसरा जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में वॉल्यूम है 2V1 और यहाँ pH की वैल्यू 2 है, और pH की वैल्यू 2 है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी यहाँ पर 10 की पावर -2. ठीक है. अब तुम H+ की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताओ. अब H+ की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताओगे? तो H+ की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी M1V1 प्लस M2V2 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है. अब देखो यहाँ 10 की पावर -1 और V1, तो 10 की पावर -1 इंटू V1, और ये है 2V1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3V1. तो ये वैल्यू कितनी आ गई? V1 से कैंसिल करोगे तो 10 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 की पावर -1. तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -1/3, यानी 0.4 इंटू 10 की पावर -1, या हम इसको कह सकते हैं कि ये 4 इंटू 10 की पावर -2 है. कैलकुलेशन सही है? हेलो. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अब देखो H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10 की पावर -2, तो pH कितना? तो नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -2. pH की वैल्यू नेगेटिव लॉग 4 इंटू 10 की पावर -2 है, तो इसको कह सकते हो कि pH विल बी कितना? तो ये pH की वैल्यू आ जाएगी 1.4 के बराबर. आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, हाँ, अगर 2 सॉल्यूशंस दे दिए गए हों तो उसमें आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे. अब देखो, अगर हम बेस दिया हो, अगर हमें बेस दे दिया गया हो तो क्या करें? अगर हमें बेस दे दिया गया हो तो क्या करोगे? हाँ, तो बेस के केस में आप pOH निकालोगे और pOH निकाल के फिर 14 से माइनस करके अपना pH बता सकते हो. ठीक है. चलिए, तो इस तरीके से हम वीक एसिड आए या वीक बेस आए तो हम वीक एसिड और वीक बेस का भी pH निकाल सकते हैं, और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आए तो उसका भी pH निकाल सकते हैं. अब एक केस इमेजिन समझिए ज़रा कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो क्या करें? सॉरी, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे? No, sir. नहीं, आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं होने वाली है. एक वीक एसिड है और एक है स्ट्रॉन्ग एसिड. अब देखो जरा, इस बात को समझो कि हो क्या रहा है. मान लो हमने एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर ले लिया, सॉरी, एसिटिक एसिड एंड HCl का मिक्सचर ले लिया. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब एक केस इमेजिन करो कि अगर हमने एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में HCl ऐड किया होता तो एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है, हमने माना कि इनिशियली हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया. अब एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड आयोनाइज स्टेट में होगा CH3COO- aqueous के फॉर्म में और H+ aqueous के फॉर्म में होगा. अब अगर हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो देखो, एसिटिक एसिड ने अपना इक्विलिब्रियम यहां पर स्टैब्लिश कर रखा था.
एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था, और अगर हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्या किसी ना किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यस सर, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड होगा, H प्लस ज़्यादा हो जाएगा। H प्लस बढ़ेगा तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो सिर्फ HCl का H प्लस लेंगे। नहीं, अभी आते हैं उस बात पे। तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी जब भी कभी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करें और दोनों में एक आयन, दोनों आयनाइज होके एक सेम आयन प्रोड्यूस करें, दोनों आयनाइज होके कम से कम एक सेम आयन प्रोड्यूस करें, तो क्या इस वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा? यस सर। एक बात फिर से समझो कि अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में मैं एक और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ पर HCl ऐड किया, तो अगर हमने HCl ऐड किया तो एसिटिक एसिड तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके सॉल्यूशन में अगर HCl ऐड करोगे तो HCl ऐड करने से H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा यानी एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ? कम हो गया। सर इतना कम हो जाएगा तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अरे जो भी हो पर कम तो होगा, ये समझ में आया? हाँ ना? यस सर। तो ऐसा क्या हर बार होगा कि जब भी किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और ये दोनों आयनाइज होके एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करें, तो क्या इस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा? यस सर। कर जाएगा। यस यस सर। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा, और इसी फिनोमेना को कहते हैं क्या है? ये कॉमन आयन इफेक्ट है। तो देखो, जब भी कभी हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करें और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होके एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करें, तो इस कॉमन आयन की वजह से केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। अब ये बताओ, क्या यहां पर HCl का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा? सर थोड़ा सा। नहीं। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज नहीं करेगा। किसका डिक्रीज करेगा? केवल एसिटिक एसिड। हाँ। अब बताओ, अगर एसिटिक एसिड में मैं फॉर्मिक एसिड ऐड कर दूं, फॉर्मिक एसिड, तो क्या एसिटिक एसिड का डिक्रीज करेगा? करेगा। अच्छा, फॉर्मिक एसिड भी एक वीक एसिड होता है, तो क्या फॉर्मिक एसिड का भी डिक्रीज कर जाएगा? हाँ, फॉर्मिक एसिड का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा और एसिटिक एसिड का भी डिक्रीज कर जाएगा, और इसी फिनोमेना को कहते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है।